हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू अनदर वीडियो। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो चैप्टर है हु विल बी निंगथाउ को बहुत ही डिटेल में पढ़ा था। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करने वाले हैं। तो फटाफट लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द प्लेस इन मणिपुर वेयर द निंगथाउ एंड लीमा रूल्ड। निंगथाउ और लीमा मणिपुर के किस हिस्से में राज करते थे? तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सिंपल है, हमने चैप्टर में कई बार पढ़ा है। वो जगह है कांगले पाक। सो इस क्वेश्चन का पूरा आंसर हुआ द निंगथाउ एंड लीमा रूल्ड इन द लैंड ऑफ कांगले पाक इन मणिपुर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Why did the people of कांगले पाक love their king and queen? कांगले पाक के जो लोग थे अपने राजा और रानी को इतना प्यार क्यों करते थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको फर्स्ट पेज पे मिल जाएगा। चैप्टर के कई सारे इंस्टेंसेस हैं जहां पे हमें लगता है कि हाँ, जो प्रजा थी अपने राजा से बहुत प्यार करती है, क्योंकि राजा जैसे एक लाइन आती है कि द किंग एंड क्वीन नेवर स्टॉप थिंकिंग अबाउट द पीपल। वो हमारे अपने लोगों के बारे में हमेशा सोचते रहते थे। उन्होंने ये भी कहा था कि एवरीवन इन देयर मियम शुड बी हैप्पी, सब लोग खुश होने चाहिए। और एक जो उन्होंने ये भी कहा था कि सब लोग देयर शुड बी पीस, एवरीवन शुड लिव इन पीस, ऐसे करके। तो ये 3-4 लाइनें, इनसे हमें आंसर बनाना है। मैं आपको फर्स्ट पेज की तरफ एक बार ले चलता हूं। तो ये देखिए सेकेंड पैराग्राफ, द निंगथाउ एंड लीमा ऑन देयर पार्ट नेवर स्टॉप्ड थिंकिंग अबाउट देयर मियम। तो वो हमेशा अपने जो लोग थे उनके बारे में सोचते रहते थे। फिर नेक्स्ट लाइन पे वो ये भी कहते हैं आर मियम शुड बी हैप्पी, हमारी जो प्रजा है वो खुश रहनी चाहिए। और एक बार हम थर्ड पैराग्राफ है उसकी भी थर्ड लाइन पे अगर चले तो द निंगथाउ एंड लीमा सेड एवरीबडी इन कांगले पाक शुड लिव इन पीस। तो मतलब कांगले पास में बहुत शांति होनी चाहिए, सब लोग के जीवन में शांति हो। तो ये 3 पॉइंट हैं, एक बार हम लोग टिक कर लेते हैं। पहला तो ये कि वो हमेशा अपने लोगों के बारे में सोचते रहते थे। दूसरा पॉइंट कि वो चाहते थे कि सब लोग हैप्पी रहें, खुश रहें। और तीसरा पॉइंट वो चाहते थे कांगले पाक में पीस हो, यानी शांति हो। तो इन तीनों पॉइंट्स को हम लोग जोड़ के इसका आंसर बना सकते हैं। तो लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन। सो व्हाई डिड द पीपल ऑफ कांगले पाक लव देयर किंग एंड क्वीन? Very simple answer. The people of Kangle Park loved their king and queen because they never stopped thinking about them and tried to keep them happy. और जो थर्ड पॉइंट था एंड लीड अ पीसफुल लाइफ। पीसफुल लाइफ मतलब बिल्कुल शांति से जिंदगी कटे उनकी। तो ये सारे रीजंस थे कि इन रीजंस की वजह से जो जनता थी अपने राजा रानी को बहुत प्यार करती थी। तो 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन के आंसर में लिख लिए हैं। आप चाहें तो सिंपल आंसर ये भी है कि बिकॉज दे वांटेड एवरीवन टू बी हैप्पी और ऐसे करके। बट क्योंकि आपने तीनों जो पॉइंट्स थे अवेलेबल इस चैप्टर में आपने कंबाइन करके आंसर लिखा है, तो डेफिनेटली आपको इस क्वेश्चन के सबसे अच्छे मार्क्स मिलेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे। और किसी भी दूसरे स्टूडेंट से आपका आंसर बेटर होगा। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Why did the निंगथाउ want to choose a future king? जो निंगथाउ थे, जो किंग थे, वो फ्यूचर किंग क्यों चुनना चाहते थे? तो ऑब्वियसली बात है, कोई भी राजा अपना फ्यूचर किंग इस वजह से चुनेगा क्योंकि एक एज भी तो होती है। अब वो राजा बूढ़ा हो रहा है तो उसको अपना फ्यूचर किंग एक अपॉइंट करना पड़ेगा, कि अब नियुक्त करना पड़ेगा कि मेरे बाद ये राजा बनेगा। और इसमें एक और बात है, अगर आप चैप्टर पे ध्यान दें तो चैप्टर में एक लाइन थी द चिल्ड्रन ग्रू अप वेल। तो जो बच्चे थे वो भी बहुत बड़े हो गए थे, अच्छे से बड़े हो गए थे। तो ये 2 पॉइंट्स मिला के हम इसका आंसर बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ द निंगथाउ वांटेड टू चूज अ फ्यूचर किंग बिकॉज ही वाज गेटिंग ओल्ड। उनकी एज बढ़ रही थी, वो बुढ़े हो रहे थे। And his children had also grown up well. तो एक तो बुढ़े हो रहे थे, उनके जो बच्चे थे वो भी अच्छे से बड़े हो गए। तो that's why the निंगथाउ wanted to choose a future king. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। How did the king want to select their future king? तो बहुत आसान है। जो वहां पे प्रथा चली आई, जो पुराने टाइम से हो रहा था कि जो सबसे बड़ा बेटा था वो राजा बनता था। पर निंगथाउ ने कहा कि अब ऐसा नहीं होगा, अब टाइम्स हैव चेंज, समय बदल चुका है और जो सबसे वर्दी यानी सबसे जो डिजर्विंग होगा उसको मैं राजा बनाऊंगा। और इसके लिए उन्होंने क्या कहा था, वो रखेंगे एक कॉन्टेस्ट,
एक प्रतियोगिता, एक कंपटीशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया द किंग वांटेड टू होल्ड अ कॉन्टेस्ट टू फाइंड आउट हु इज द मोस्ट वर्दी ऑफ बिकमिंग अ किंग। ठीक है, वो एक कंपटीशन रखना चाहते थे ताकि वो डिसाइड कर पाए कि उनके जितने भी बच्चे हैं उनमें से बेस्ट राजा कौन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड वॉज सनातोम्बी। सनातोम्बी एक कैसी बच्ची थी? इसका भी तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आंसर आपको चैप्टर में मिल जाएगा और मैंने वहीं से कोट किया है। सनातोम्बी वॉज अ लवली चाइल्ड। आपको याद होगा एक लाइन थी कि सनातोम्बी शी वॉज अ वेरी लवली चाइल्ड, और उसके आगे ये भी लिखा था शी वॉज सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल इनसाइड एंड वॉज लव्ड बाय एवरीवन। ठीक है, तो उसी को मैंने यहाँ पे कोट किया है। सनातोम्बी वॉज अ लवली चाइल्ड, ठीक है, शी वॉज सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल इनसाइड एंड वॉज ऑल्सो लव्ड बाय वन एंड ऑल। ठीक है, तो इससे पूरा कैरेक्टर स्केच मिल गया हमें सनातोम्बी का कि भाई बहुत प्यारी बच्ची थी, बहुत सॉफ्ट थी, नर्म दिल थी, अंदर से बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी ह्यूमन थी, एंड वॉज लव्ड बाय वन एंड ऑल, मतलब सब लोग उसे बहुत प्यार करते थे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हैव यू एवर सीन एन एनिमल और बर्ड इन पेन, व्हाट डिड यू डू। अब ये थोड़ा पर्सनल सा क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन हर बच्चा अपने अलग तरीके से, अपने अलग एक्सपीरियंस से आंसर करेगा। वैसे मैं बता दूं कि मुझे जानवरों से बहुत प्यार है, मैंने बहुत सारे डॉग्स पाले हैं और चिड़िया भी हमारे घर पे आती है, हम लोग दाना वाने डालते रहते हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ और जो मेरा एक्सपीरियंस होगा उसको फिर मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करके एक आंसर फॉर्मेट में आपके सामने रखूँगा। उससे ज़रूर आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी, क्योंकि इंग्लिश मैंने पहले भी आपको चैप्टर में कहा था, जितनी भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हो फ्यूचर में आपकी इंग्लिश या आपकी कम्युनिकेशन स्किल से आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो मैं अपना पहले एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो हमारे घर में जो पीछे के साइड पे एक जैसे कहते हैं ना इंग्लिश में बैकयार्ड है, पीछे का एरिया है, वहाँ पे एक बार एक चिड़िया आ गई, उसके ना पंख में चोट लगी थी, शायद किसी जानवर ने उसे चोट पहुँचाई थी। तो वो बेचारी ना हिल पा रही थी ना उड़ पा रही थी, तो बहुत दुखी, मतलब परेशान सी थी। तो मैं छोटा था उस टाइम पे, तो मैंने अपनी मम्मी को बुलाया, मैंने कहा देखो मम्मा चिड़िया है। तो मम्मी ऑब्वियस ही बात है, मम्मी तो होती स्मार्ट समझदार है, तो मम्मी ने कहा इसको पहले दाना और पानी डालते हैं। तो हमने पानी दिया छोटे से एक कटोरी में और दाने रखे उसके पास, थोड़ा उसके बहुत ही चिड़िया को भी दानों के पास कर दिया ताकि वो खा सके। और एक जो क्रीम होती है ना जो चोट पे लगाते हैं, वो हमने उसके पंख वाले हिस्से पे लगाई जहाँ पे उसके चोट थी, और कुछ दिन हमने उसे बचा के रखा। और थोड़े दिनों में मतलब वो पंख तो उसके ठीक हो गए थे, थोड़ा चलने वलने लगी थी, बट उड़ नहीं पाई थी, वो बार बार उड़ने की कोशिश की थी लेकिन उड़ नहीं पाई थी। लेकिन हाँ 10-15 दिन बाद वो उड़ पाई और वो उड़ के जब अपने उड़ने लायक हुई वो उड़ के चली गई। लेकिन वो चिड़िया शायद हमसे प्यार करती, उन्हें उसे ये रियलाइज़ हुआ कि इन लोगों ने खाना और पानी दिया, तो अक्सर बार बार आती थी हमारे पीछे वाले बेड़े में, और हम लोग खाना और पानी उसके लिए, दाने और पानी हमेशा उसके रखते थे कि वो कभी भी आए उसे भूख प्यास लगी हो तो आके वो खा पी ले। अब इसी स्टोरी को मैं इंग्लिश में नरेट कर देता हूँ। तो ये रहा मेरा आंसर। सो इसमें हम कहेंगे आई वंस सॉ स्मॉल बर्ड लाइंग इन माई बैकयार्ड। मैंने एक बार अपने जो बैकयार्ड था उसमें छोटी चिड़िया को पड़े हुए देखा। शी वॉज नॉट मूविंग एंड हर फेदर्स वर इंजर्ड। वो हिल नहीं रही थी और उसके जो पंख थे उनमें चोट लगी थी। और आई शोड हर टू माई मदर। मैंने उसे अपनी माँ को दिखाया कि मम्मा मम्मा आओ देखो ये क्या है। वी देन गेव हर वाटर एंड सम सीड्स टू ईट। चिड़िया क्या खाती है? दाने खाती हैं, बीज खाती हैं, सीड्स खाती हैं। वी हैड पुट सम क्रीम ऑन हर इंजर्ड फेदर्स टू हील देम एंड विद इन अ फ्यू डेज शी गॉट वेल एंड स्टार्टेड टू मूव। थोड़ा हिलने लगी वो, थोड़े दिनों बाद ठीक होने लगी। शी ट्राइड टू फ्लाई बट कुडंट एज शी वाज स्टिल वीक। वो अभी भी कमजोर थी, उड़ नहीं पाई थी। आफ्टर अ वीक ऑफ ट्राइंग, मतलब हफ्ते भर वो ट्राई करती रही, फाइनली शी फ्लू, वो उड़ गई एंड सीम्ड वेरी हैप्पी, मतलब खुश लगी। मतलब अब ऑब्वियसली बात है, जानवर है जो उड़ नहीं पा रहा, जिसका काम ही उड़ना है, तो जब वो उड़ेगा तो अच्छा लगेगा। तो बहुत मतलब शोर करती है ना चिड़िया, तो बड़ा खुश लगी हमें। और शी रिटर्न्स टू आवर बैकयार्ड एवरी नाउ एंड देन। हाल फिलहाल वो आती रहती है एंड वी गिव हर फूड एंड वाटर। ठीक है, तो ऐसे करके आप इंग्लिश फ्रेम करें। आप हमेशा कोशिश करें कि छोटे छोटे सेंटेंसेस हो। ठीक है, जैसे आई, ये फर्स्ट सेंटेंस आप देखिए, आई वंस सॉ स्मॉल बर्ड लाइंग इन माई बैकयार्ड। अब चाहता तो मैं यहाँ पे एंड लाके एंड शी वॉज नॉट मूविंग एंड हर फेदर्स वर इंजर्ड, लेकिन ये ना बहुत, जब आप लिखेंगे किसी को बताएंगे तो बहुत बड़ा सेंटेंस, बहुत कंफ्यूजिंग सा लगता है, वो अच्छी इंग्लिश नहीं होती। हमेशा आपके सेंटेंसेस छोटे और क्रिस्प होने चाहिए ताकि सबको आराम से समझ में आ जाए। तो इस तरीके से आप इंग्लिश में ऐसे में या जब भी आप कोई लेटर लिखें, ये सब टिप्स आप जरूर उसमें अपने ऐसे में इनकॉर्पोरेट करिएगा और फ़र्क जरूर आएगा, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे।
ठीक है। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस का था, आपके कोई जानवर देखे कोई परेशानी में हो तो जरूर हेल्प करने की कोशिश करें, जो भी आपसे बन पाए, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वेयर इज मणिपुर ऑन द मैप ऑफ इंडिया। ये मैं आपको पहले ही जब मैं चैप्टर पढ़ा था मैंने आपको दिखा दिया कि जो मणिपुर है वो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया जो पोर्शन है वहाँ पे आता है। एक्चुअली इंडिया का एक मेनलैंड इंडिया होता है और फिर बीच में बांग्लादेश आ जाता है इंडिया के ईस्ट साइड में, और उसके मतलब राइट साइड या उसके और फर्दर ईस्ट में जो स्टेट्स होते हैं हमारे से नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, इन सबको हम लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है। नॉर्थ मतलब उत्तर, ईस्ट मतलब पूर्व, राइट साइड, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया होता है। मैं एक बार आपको फिर पहले इसका आंसर बताता हूँ कि इसका आंसर है कि मणिपुर इज सिचुएटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये तो सिंपल आंसर हो गया। मैं एक बार मैप से आपको दोबारा शो कर देता हूँ, ये रहा मैप इंडिया का, ठीक है। तो अब ये जो ऑरेंज में कर रहा हूँ ना कलर, ये जो कंट्री बांग्लादेश है, आपको सब पता होगा, बांग्लादेश से क्रिकेट टीम के साथ मैच भी होता है इंडिया का, इंडिया ज़्यादातर जीती जाती है। तो इसके जो राइट साइड जो स्टेट्स है ना, जैसे मैं सर्कल बनाता हूँ, ये वाले जो है ना, मिजोरम हो गया, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, इस पोर्शन कहते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है। ये हमारा जो मेन लैंड इंडिया है ना, जो मेन इंडिया का ये वाला जो एरिया है मेन लैंड इंडिया, इससे बांग्लादेश के वाया बांग्लादेश इट इज सेपरेटेड, तो इस वजह से इसको नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहते हैं। और इसको यहाँ पे जाने के लिए ये वेस्ट बंगाल स्टेट में एक बहुत छोटा सा हिस्सा होता है, बहुत छोटा सा, ये लैंड का ट्रैक देख रहे हैं आप, इसको चिकन नेक या चिकन कॉरिडोर कहते हैं, जिसपे चाइना हमेशा अटैक करने की कोशिश करता है कि हमें, अगर चाइना को ये मिल गया तो नॉर्थ ईस्ट तक हम लोग अपना ट्रेड, अपना जो नॉर्मल कम्युनिकेशन होती है कैसे करेंगे ना, सामान वामान कैसे जाएगा, उधर से इधर कैसे आएगा, उधर से उधर कैसे जाएगा। तो तभी चाइना वहाँ पे सिक्किम में हमेशा पंगे करती रहती है, बट वो हमेशा फेल हो जाएगी बिकॉज इंडियन आर्मी है। जय हिंद और जय जय जवान जय किसान, और इंडियन आर्मी हमेशा हमें प्रोटेक्ट करती है, चाइना को मुँह खानी पड़ती है। तो ये रहा हमारा नॉर्थ ईस्ट, और इसमें आप देखेंगे ना नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, तो ये रहा हमारा मणिपुर, ये रहा, ठीक है। अब मैं इसको एरो से दोबारा कर देता हूँ, ये रहा मणिपुर, ठीक है। तो मैंने आपको मैप में दिखा दिया कि मणिपुर कहाँ है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वॉट लैंग्वेज डू द पीपल ऑफ मणिपुर स्पीक। मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो मणिपुर के लोग होते हैं मैथेलॉन, या जिसका एक और वर्ड है मेटेलॉन लैंग्वेज बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ना मणिपुरी भाषा, वो एक्चुअली उसका असली नाम है मैथेलॉन या मेटेलॉन। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा, द पीपल ऑफ मणिपुर स्पीक मैथेलॉन लैंग्वेज, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक्चुअली मेटालॉन भी इसको कहते हैं, मेटी लैंग्वेज एक और वर्ड है इसका, लेकिन जो इस आप बुक में देखेंगे आपको 3 ऑप्शन दे रखे होंगे, मैथेलॉन ऑप्शन दे रखा है, सो इसमें मैंने यहाँ मैथेलॉन टाइप किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट डू यू थिंक शुड हैव बीन मेड द फ्यूचर किंग। आपके हिसाब से फ्यूचर किंग कौन बनना चाहिए था। संजोबा पहला बेटा जिसने पेड़ में छेद कर दिया था, ये लाइन गलत लिखी है, मैंने टाइप करने में गलती कर दिया, एक्चुअली उसने पेड़ में छेद किया था। सनेयामा द वन हु जम्प्ड ओवर द ट्री, ऐसे ये लिखा है, इट थ्रू है ना, थ्रू वर्ड, सॉरी मैंने ध्यान से देखा नहीं, द वन हु जम्प्ड थ्रू द ट्री, जिसने पेड़ के आर पार निकल गया था, जो छेद करते हुए पियर्स करके अपने स्पेयर यानी भाले से। सनेयामा द वन हु जम्प्ड ओवर द ट्री, जो पेड़ के ऊपर से कूद गया था, और तीसरा सनातोम्बा द वन हु अपरूटेड द ट्री। तो आपके हिसाब से मैं इन तीनों में से किसको फ्यूचर किंग बनना चाहिए था। तो मेरे हिसाब से इन तीनों में से किसी को नहीं बनना चाहिए था, ठीक है। जानते हैं क्यों। None of them should have been made the future king। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि क्यों भाई, तुम्हारा ऐसा ओपिनियन क्यों है, वाई डू यू थिंक सो। तो मेरा बहुत ही सिंपल है कि भाई आपने चैप्टर में हर जगह आपने देखा होगा कि लिखा आता है कि जो फ्यूचर किंग की क्वालिटीज़, मतलब वो दूसरों का दुख दर्द समझना चाहिए, तभी सनातोम्बी को उन्होंने फ्यूचर लीमा या फ्यूचर रानी डिक्लेयर किया था। और चैप्टर जो कंक्लूड होता है ना, आप चैप्टर की लास्ट लाइन जरूर देखिएगा हमेशा, जो चैप्टर की लास्ट लाइन है उसमें कंक्लूजन है कि भैया फ्यूचर क्वीन या फ्यूचर किंग वही होना चाहिए मुझे जो किसी को चोट ना पहुंचाए, ठीक है। तो इसका आंसर मैं वहीं सबसे उठा के बनाता हूँ, बहुत परफेक्ट आंसर बनाऊंगा, आप डायरेक्टली अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो, और जो क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में, जो क्वेश्चन है उसमें आप लिख सकते हैं। तो इसका आंसर है बिकॉज दे डिड नॉट फील द पेन ऑफ अदर्स, उनको दूसरों का दुख दर्द महसूस नहीं होता था। और ये लाइन जो है, नेक्स्ट लाइन मैंने वहीं से उठाई है, क्वेश्चन जो चैप्टर है उसके लास्ट जो लाइन है जो दे रखी है बुक में, वहाँ से, अ किंग शुड नॉट हर्ट एनीवन इन हिज किंगडम। आप कोई राजा जो होता है उसे अपने किंगडम में किसी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। हाउएवर ऑल ऑफ देम इन वन वे और द अदर हर्ट द खोंगनांग एंड कॉज्ड इट्स डेथ।
तो इसको मैं कंक्लूड ऐसे करूँगा, किंग जो होता है उसको दूसरे का दुख दर्द समझना चाहिए और कभी किसी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए अपने किंगडम में। लेकिन ये तीनों जो जितने भी सनाजोबा, सनयामा और सनातोम्बा, इन्होंने किसी ना किसी तरीके से जो खोंगनांग जो बरगद का पेड़ था उसको चोट पहुंचाई। कोई किसी ने भाला मार के छेद कर दिया, कोई ऊपर से कुदा रहा है, कोई उसे उखाड़ फेंक रहा है, तो तीनों ने उसे किसी ना किसी तरीके से चोट पहुंचाई और अल्टीमेटली उसकी वजह से वो पेड़ मर गया एंड कॉज इज डेथ। ये वाली जो लाइन है ना, ये आपको क्वेश्चन आपका बिल्कुल हटके लगेगा, बिल्कुल डिफरेंट, और सबसे बेस्ट आपका जो क्वेश्चन का आंसर ये होगा। आप कहीं भी चेक कर लेना, ऐसे करके आप लिखिए, आपका क्वेश्चन का जो आंसर हो यूनिक होगा। सबसे ज़्यादा आपकी जो आंसर होगी वो टीचर पसंद करेगी, क्योंकि इससे लगता है कि आपने चैप्टर को सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के तरीके से भी आपने पढ़ा है। तो इस टाइप से आप थोड़ा आप इम्प्रूवमेंट अपनी इंग्लिश में ज़रूर लाइए। अभी आप 5th क्लास में हैं, आप छोटे हो, मुझसे तो छोटे ही हो, बट अभी से जो आप सीखोगे एटलीस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स के मैटर में। साइंस तो आप बाद में भी पढ़ सकते हो, मतलब हर बार आप साइंस पढ़ोगे तो आपको न्यूटन के लॉ और थर्मोडायनेमिक्स वगैरह पढ़ाया जाता है। अभी तो खैर वो साइंस भी आपके लिए बहुत दूर है, बट इंग्लिश कम्युनिकेशन या कोई भी कम्युनिकेशन, हिंदी कम्युनिकेशन भी जो है वो आप तभी बेस्ट होगी, आप में सबसे आप अपना बेस्ट वर्जन तभी बनोगे, आप फ्यूचर में सबसे अच्छी इंग्लिश आप तभी बोलोगे जब आप छोटे बच्चे हो, तब से आप सीखोगे, तो अब इम्प्रूवमेंट आएगा। तो अभी आप 5th क्लास में आप धीरे धीरे कुछ जो मैं इंग्लिश वर्ड आपको सिखाता रहता हूँ, जैसे एम्पैथी सिखाया था मैंने इससे पहले वाले वीडियो में, तो वो जो आप सीखते रहोगे तो आपको फ्यूचर में काम आता है और एक पॉइंट पे आपकी इंग्लिश बाकी सबसे अच्छी होगी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु वॉज मेड द फ्यूचर क्वीन एंड बाय? वेरी सिंपल, सनातोम्बी वॉज मेड द फ्यूचर क्वीन बिकॉज शी वॉज एम्पैथेटिक। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था एम्पैथी का मतलब, और मैंने आपसे कहा था कमेंट बॉक्स में आप एम्पैथी और सिंपैथी की डिफरेंसेस भी टाइप करिए। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको बिल्कुल समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। शी वॉज एम्पैथिक एंड शी कुड फील पेन ऑफ अदर्स। वो दूसरों का दुख दर्द समझ पाती थी। शी कुड फील द पेन ऑफ अदर्स एंड नॉट जस्ट ह्यूमंस। सिर्फ ह्यूमंस ही नहीं, नॉट जस्ट, ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ इंसानों का ही नहीं बट इवन बर्ड्स, एनिमल्स एंड ट्रीज ऑल्सो। भाई जो खोंगनांग था वो था तो अंत में एक पेड़ ही था ना, तो दीज वर द क्वालिटीज जिसकी वजह से उसे फ्यूचर क्वीन चुना गया था। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। राइट द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग इन इंग्लिश। ये सारे जो वर्ड्स हैं, ये जो ये दे रखे हैं इस क्वेश्चन में, ये सारे वही वर्ड्स हैं जो मैंने आपको, ये एक्चुअली मणिपुरी लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, जो मैथोलॉन लैंग्वेज होती है जिसको हिंदी में हम लोग मणिपुरी भी कहते हैं। तो ये कई सारे फ्रेजेस बुक में यूज़ हुए हैं और इनका बुक में ही इसके साथ साथ उसका इंग्लिश वर्जन क्या है और उसको मैंने हिंदी में भी समझाया था, तो वो दे रखा है। तो ये बहुत सिंपल, अगर हमने अच्छे से चैप्टर पढ़ा तो आपको ऑब्वियसली बात है इनका तो आंसर पता होना ही चाहिए। तो मैं फटाफट बताता हूँ। तुंगी निंगतू मतलब फ्यूचर क्वीन, थूरो थूरो था ब्रावो ब्रावो, फजई था वंडरफुल वंडरफुल, शगोल थोपा नूपा था सच फाइन हॉर्समैन। जब तीनों एक साथ रेस कंप्लीट कर लेते हैं ना तो लोग कहते हैं ऐसे। तो ये रहे इसके आंसर्स, आप नोट कर सकते हैं। आप कभी वीडियो पॉज करके आप आंसर्स नोट कर लीजिएगा और देखते रहिएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फन विद साउंड वर्ड्स, सम इंटरेस्टिंग वर्ड्स साउंड लाइक नॉइजेस फॉर विच दे स्टैंड। जैसे ये कह रहा है कि कुछ जो वर्ड्स होते हैं वो बिल्कुल वैसे ही होते हैं कि जो आवाज़ जिसको बताते हैं, जताते हैं, वो बिल्कुल उसी की तरह होते हैं। यू यूज़ अ डिफरेंट टोन ऑफ वॉइस व्हेन यू से दीज वर्ड्स। मतलब आप जब भी ये वर्ड बोलें दूसरी टोन से, मतलब ऊपर नीचे आवाज़, तेज धीमी, अलग तरीके से आप बोलें, द वॉइस बिकम्स लाउडर एंड मोर फोर्सफुल। तो आपकी जो आवाज़ होगी वो लाउडर और फोर्सफुल हो जाएगी। तो इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है, जूम वेंट द कार। जब आप कार को देखते हैं ना तेज से आते हुए जूम करके निकल गई। वैसे आप दरवाज़ा बंद करते हैं, बैंग वेंट द डोर, मतलब आपने कस के दरवाज़ा बंद किया, गाड़ी का दरवाज़ा, घर का दरवाज़ा, तो बैंग खट से आवाज़ नहीं आती, वो उसकी बात कर रहा है। पिप पॉप फ्लिपिटी फ्लॉप। ये फ्लिपिटी फ्लॉप एक मैंने बचपन में पोएम पढ़ी थी, वहाँ से आया है कि ये भी एक साउंड को डिनोट करता है, फ्लिप फ्लॉप वाले साउंड को। तो पिप पॉप फ्लिपिटी फ्लॉप। तो से द फॉलोइंग एंड राइट व्हाट वुड मेक दीज साउंड्स और एक्शंस। तो अब इन्होंने कुछ वर्ड्स दे रखे हैं। अब ये हमसे कह रहा है कि आप बताओ ये आवाज़ कौन सा, क्या चीज़ निकाल सकती है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, आप क्वेश्चन से कंफ्यूज मत होना। ये बस सिंपली कह रहा है कि ये जो क्लिक, चर्प, विस्पर, ये सब जो आवाज़ें मतलब वर्ड्स हैं, ये आवाज़ है, ये
क्या कौन सी ऐसी चीज़ है जो ये आवाज़ निकालेगी? तो क्लिक क्या करता है? खिंच, क्लिक ये कैमरा निकालता है, जैसे और जैसे माउस का क्लिक होता है, हम लैपटॉप यूज़ करते हैं माउस को क्लिक करते हैं, वो निकालता है। चर्प क्या होता है? चर्प मतलब जो चिड़ियाँ जो बोलती है ना आपस में, जो चहचहाती हैं, उसको चर्पिंग कहते हैं। तो चर्प ऐसे। विस्पर मतलब धीरे से बोलना, तो बच्चे विस्पर करते हैं जब टीचर ना देख रहे हो, इधर उधर बात करते हैं धीरे से। ब्रावो मतलब बहुत बढ़िया, तो उसमें जब कोई आप शो देख रहे हो, आपको बहुत पसंद आ रहा है, कोई यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, तो आप कहते हो ब्रावो ब्रावो ऐसे करके, तो उस तरीके से हैं। तो इनका मैं आपको बता दूंगा जो चीज़ें ऐसी आवाज़ निकालती हैं, बट इनमें से एक वर्ड का मीनिंग मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ, यह है अलास। ये देख रहे हैं आप, ये वाला वर्ड, इसका मैं मीनिंग आपको बताता हूँ। इसका मीनिंग होता है, हिंदी में इसको कहते हैं हाय। जो कहते हैं ना, अरे बहुत चोट लगी, हाय मेरा पैर, हाय मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, तो ये वो हिंदी वाला हाय ही है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ। ग्रीफ मतलब होता है दुख। ठीक है, बहुत चोट लगी, दुख हो रहा है मेरे को, ग्रीफ हो गया। और पिटी, पिटी मतलब दया, किसी पे पिटी करना मतलब दया करना। तो जैसे किसी को चोट लगी है तो अलास यूर इंजर्ड, तो अलास यूर ब्लीडिंग, आपको खून निकल रहा है, तो ये पिटी मतलब दया आ रही है, अरे यार तेरे को चोट लग गई। और कंसर्न का मतलब होता है चिंता करना, जैसे आई एम कंसर्न्ड अबाउट योर फ्यूचर, मुझे तुम्हारे भविष्य की चिंता है। तो ये 3 जो चीज़ें हैं, इनको ये डिनोट करता है, और हिंदी में इसको कहते हैं हाय। ठीक है, कहते हैं ना हाय बहुत दर्द हो रहा है कमर में, ऐसे करके। बाकी वर्ड्स का मतलब तो आपको पता ही है। वंडरफुल में बहुत अच्छा, हाय जब आप किसी मिलते हो हाय कहते हैं। हॉप अवे मतलब कूदना। ठीक है, खरगोश, रैबिट हॉप्ड अवे, तो मतलब वो खरगोश कूद कूद के चला गया। तो अब मैं आपको बताता हूँ ये आवाज़ें कब आती हैं। तो क्लिक करता है कैमरा, ये माउस का क्लिक भी आप लिख सकते हो। चर्प करती हैं बर्ड्स, विस्पर चिल्ड्रन। ठीक है, छोटे बच्चे कहते हैं कि धीरे से विस्पर करके, अरे धीरे बोल टीचर सुन लेगी, ऐसे करके। ब्रावो कौन कहता है? ऑब्वियसली बात है ऑडियंस। ठीक है, ओ मतलब एकदम सरप्राइज, ओह तुम आ गए, ओ यूर हेयर, तो समवन हु इज सरप्राइज्ड वो ये बोलेगा। मतलब दर्द वाला ठीक है, तो ये कौन बोलेगा? समवन हु इज इन पेन, कि मेरे को बहुत दर्द हो, माई हेड इज एकिंग, मतलब मेरे सर में दर्द हो रहा है। एक मतलब दर्द, पेन। ठीक है, हुर्रा मतलब जो हैप्पी पर्सन है, जब विराट कोहली सेंचुरी बनाता है हम सब कहते हैं ना हुर्रा, हम लोग जीत गए, ये सेंचुरी बन गई, ऐसे करके। अलास का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है। तो अलास कौन कहेगा? जो बहुत दुखी होगा बंदा। ठीक है, या हु इज़ वेरी कंसर्न्ड, ऐसे करके आप कुछ भी लिख सकते हैं। और वंडरफुल मतलब वही कहेगा जो हैप्पी पर्सन, बहुत बढ़िया कौन कहेगा? जो बहुत खुश हो। हाय मतलब आप किसी से मिलते हो, हाय हाउ आर यू, ऐसे करके। हो का मतलब होता है किसी का अटेंशन है, हो जैसे हिंदी में होता है ओ भाई इधर आओ, हो हेलो, ऐसे करके, ये उसी टाइप का हो है। सो व्हेन वी सीक समवन्स अटेंशन, जब हम किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो हमारी तरफ देखे, अरे सुन नहीं रहा हो इधर देखो, इस टाइप का है। ठीक है, हॉप अवे मैंने आपको पहले ही बताया, जंप करने पे आवाज़ आती है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रीड द लेसन केयरफुली एंड पुट अ सर्कल अराउंड all the action words with ed at the end, then write them down in one column and their present form in another. One is done for you. तो एक इन्होंने हमें करके दे दिया था admitted, उसका admit। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। वो क्या कहता है कि लेसन पढ़ो, और जहाँ जहाँ तुम्हें ed वाले वर्ड्स मिल रहे हैं ना, जिसके एंड में ed आता है, जैसे admitted, इन सब वर्ड्स पे गोला मारो। और एक ये ed मतलब पास्ट टेंस, मतलब वो चीज़ हो चुकी है। ठीक है, और जो वो कहता है कि एक उन सबको एक कॉलम में लिखो और दूसरे कॉलम में लिखो उनका प्रेजेंट फॉर्म। तो ये मैंने अब आप बुक खोल के आप सॉल्व करिएगा, मतलब देखिएगा एक एक लाइन पढ़ के कौन कौन से ईडी वाले वर्ड्स हैं जो मेरे को जो मैं इस स्क्रीन में फिट कर सकता हूँ, मैंने सारे डाल दिए हैं। तो मेरे हिसाब से कुछ वर्ड्स जैसे पियर्स्ड, जो पहला बेटा था संजोबा, उसने पेड़ को पियर्स किया था, तो पियर्स्ड हो गया पास्ट का। उसका प्रेजेंट वाला क्या हो गया? पियर्स। ठीक है, ईडी हटा के डी हटा दिया क्योंकि ई रिपीट हो रहा था पियर्स में, तो पियर्स हो गया छेद करना। शाउटेड तो आपको सब पता है कि ठीक है, द टीचर शाउटेड एट मी। ठीक है, आई शाउटेड एट द थीफ। ठीक है, कि ऐसे करके, तो शाउटेड का शाउट हो गया, फिनिश्ड का हो गया फिनिश, वॉक्ड का हो गया वॉक, विस्पर्ड का हो गया विस्पर। तो ऐसे बहुत सारे आपको वर्ड्स मिलेंगे।
ईडी मतलब पास्ट टेंस, याद आपको रखना है, और ईडी आप हटा दोगे तो प्रेजेंट फॉर्म बनेगा। तो क्वेश्चन चाहता है आप जो पास्ट टेंस के वर्ड्स जैसे वॉकड मतलब मैं चल चुका, वो बंदा चल चुका है, तो दैट एक्शन हैज़ ऑलरेडी टेकन प्लेस, ठीक है, वो खत्म हो चुका है, तो उसका प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है, वॉक, चलना, ठीक है। ऐसे करके इस बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये एक्चुअली क्वेश्चन दिखने में ट्रिकी है, ये आंसर करने में ट्रिकी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, ये कहता है फिल इन द करेक्ट वर्ड इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द स्टोरी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रखे हैं हर जगह, आपको इनमें से चूज करके ये फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, इन अ फॉरेस्ट देयर डैश देयर लिव्स या लिव्ड अ गॉब्लिन नेम्ड क्रूएल। गॉब्लिन आपने फिल्मों में देखा होगा, तो आप इसे कह लो कि कोई राक्षस टाइप चीज़, ठीक है। तो अब आपको ये फिल इन द ब्लैंक भरना है। इन अ फॉरेस्ट देयर नेम्ड, आप देख रहे हैं ईडी लिखा है, ठीक है, देयर नेम्ड, ये उस पुराने वाले क्वेश्चन वाला आ गया, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन पे दोबारा आता है, इन अ फॉरेस्ट देयर डैश अ गॉब्लिन नेम्ड क्रूएल, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे आंसर आएगा लिव्ड, ठीक है। इन अ फॉरेस्ट देयर लिव्ड अ गॉब्लिन नेम्ड क्रूएल। एक जंगल था, वहाँ पे एक गॉब्लिन रहता था जिसका नाम था क्रूएल। नेम्ड से आपको पता चल रहा है कि ये पास्ट टेंस में चल रहा है, तो इनमें से पास्ट टेंस कौन है, ईडी वाला लिव्ड आएगा यहाँ पे। ऑन वन डे ही मीट्स एन ओल्ड मैन वंडरिंग इन फॉरेस्ट। वन डे से आपको क्या पता चल रहा है, एक दिन, तो ये भी पास्ट को ही डिनोट कर रहा है, कि ये नहीं लिखा कि टुडे और ही मेट ये ऐसे करके, तो ये भी पास्ट ही चल रहा है। अब इन तीनों में आपको चॉइस करनी है कि पास्ट टेंस कौन सा है। तो मैं बता देता हूँ, मीट का पास्ट टेंस होता है मेट, जैसे ईट का एट, मीट का मेट, ठीक है। तो इसमें मेट MET वाला मेट आ जाएगा। इमीजिएटली क्रूएल डैश ऑन टू द ओल्ड मैन्स शोल्डर, ठीक है, एंड डैश हिम। तो अगेन इसमें पास्ट टेंस हम ढूंढे कौन सा है, क्रूएल, लीप मतलब किसी पे कूद के चढ़ जाना, ठीक है। तो इसमें से पास्ट टेंस होता है लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट ऑन टू द मैन शोल्डर एंड, अब इसमें से पास्ट टेंस क्या होगा, ऑर्डर, ठीक है, ऑन ऑर्डर्ड हिम। तो इमीडिएटली एकदम से क्रूएल जो था अपना गॉब्लिन, वो एक बूढ़े ओल्ड मैन के बूढ़े आदमी के कंधों पे बैठ गया, ठीक है, कूद के बैठ गया, तो लेफ्ट आ गया। और उसने क्या किया, ऑर्डर्स, ऑब्वियसली आप पढ़ के देखिए ना, ऑर्डर्स नहीं हो सकता, ऑर्डर्ड हिम हुआ, पास्ट टेंस में चल रहा है। मुझे लगा था क्वेश्चन ट्रिकी है, बट आई थिंक ये सारे पास्ट टेंस वाले ही हैं। तो और लेट्स गो मूव फास्ट, उसने उसको ऑर्डर दिया, ठीक है, जल्दी चलो, तेजी से चलो, चलते हैं, जल्दी चलो। द फ्राइटेंड ओल्ड मैन, फ्राइटेंड मतलब घबरा चुका हो बेचारा, डर के मारे ना, फ्राइटेंड मतलब जो डरा हुआ हो, ठीक है। ओल्ड मैन ऑब्वियसली बात है, ओबेड द नेस्टी गॉब्लिन, नेस्टी मतलब बदमाश, ठीक है, गॉब्लिन है, राक्षस है, बदमाशी है। एंड वॉकड ऑन, तो ये सारे पास्ट वाले हो गए, ठीक है। अब मैं जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन करता हूँ। एज दे अगेन मूव्ड ऑन, ठीक है, ही noticed that the goblin's feet were very tender का मतलब मुलायम, ठीक है। the old man asked cruel, ठीक है, उसने पूछा, अगेन पास्ट टेंस, सर हाउ आर योर फीट सो सॉफ्ट एंड टेंडर, ठीक है, मुलायम मैंने आपको पता, टेंडर का मतलब सॉफ्ट होता है। तो क्रूएल, अब इसमें पास क्या, रिप्लाइड, आई हैव टेकन अ वाव। वाव का मतलब क्या होता है, वाव का मतलब शपथ, कसम खाना, ठीक है, वाव मतलब कसम खाना, शपथ लेना। आई हैव टेकन अ वाव दैट आई विल नॉट टच द ग्राउंड विद माई फीट टिल आई वॉश देम। वो कहता है मैंने कसम खाई कि मैं तब तक जमीन पर पैर नहीं रखूंगा जब तक अपने पैर धो ना लूँ। दे सून, अब इनमें से कौन सा है पास्ट, कम, कम्स, केम, केम होता है पास्ट, ठीक है, कम मतलब आना, और इसका पास्ट होता है केम। दे सून केम टू अ पूल, द गॉब्लिन, अब यहाँ पे ऑब्वियसली बात है ईडी वाला, इंस्ट्रक्टेड द ओल्ड मैन टू वेट फॉर हिम वाइल ही अगेन एंटर्ड द पूल, ठीक है, जो वो था गॉब्लिन था, उसने इंस्ट्रक्ट किया बूढ़े आदमी को, भाई तुम मेरा वेट करो जब तक मैं पूल में जाता नहीं हूँ। द ओल्ड मैन थॉट, अब इनमें से पास्ट होता है थॉट, ठीक है,
ये रहा, थॉट टू हिमसेल्फ नाउ दैट द गॉब्लिन हैज वेट हिज फीट, और जब उसने गॉब्लिन अपने पैर गीले कर लिए, उसको मेरी ज़रूरत नहीं है, अब वो तो पैर नीचे रख सकता है। सो लेट मी रन फॉर माई लाइफ, तो मैं अपनी जान बचा के भागता हूँ, और ही विल श्योरली ईट मी अप, अगर नहीं भागा तो भाई वो मुझे खा जाएगा। सो ही रैन ऑफ, रैन होता है पास्ट, ठीक है। तो एक बार मैं आपको फिल करके दिखा देता हूँ, मैंने पहले से कर रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये सारे मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लिख रहा है, क्वेश्चन से आप घबराना नहीं कि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ये सिर्फ पास्ट टेंस वाला ही चल रहा है, ईडी वाला ही चक्कर चल रहा है इसमें, ठीक है। एक दो वर्ड्स जो थोड़े डिफरेंट से थे वो मैंने आपको बता ही दिया है, जैसे केम, थॉट, रैन, लेफ्ट, ठीक है। अब चलते हैं आगे। मेक अ लिस्ट ऑफ द एक्शन वर्ड्स फ्रॉम दिस स्टोरी। तो ये कह रहा है कि जो एक्शन होता है ना वाले जो वर्ड्स हैं उनको आप लिखो यहाँ पे। तो आप तो दो काम करने हैं, एक तो ईडी वाले एक्शन वर्ड्स जैसे वॉक्ड, टॉक्ड, एक तो उस टाइप के लिखो, और इरेगुलर एक्शन वर्ड्स लिखो जिसमें मेरा ईडी ना लगाओ, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे होंगे, आप क्वेश्चन चैप्टर पे जाके एक बार इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, बट मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है। बट आई होप आप ये वाला वीडियो देखने से पहले इससे पहली वाली वीडियो आपने ज़रूर देखी हो जिसमें मैंने पूरा का पूरा चैप्टर आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, बहुत सिंपल हो जाएगा। अब मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ। ईडी वाले बहुत सिंपल है, लिव का लिव्ड, ऑर्डर ऑर्डर, ठीक है, ओबेड, वॉक्ड, मूव्ड, नोटिस्ड, आस्क्ड, इंस्ट्रक्टेड। तो ये जो इससे पहले गॉब्लिन वाली स्टोरी थी उसमें मुझे ये दिखे थे, ठीक है। आपको भी यही दिखेंगे, मोस्ट प्रॉब्लम मैंने सारे कवर कर लिए थे। और इरेगुलर एक्शन वर्ड्स भी आपको मिल जाएंगे, जैसे मेट, लेफ्ट, केम, थॉट, रैन, रिप्लाइड, ठीक है। ये रिप्लाइड यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था, ठीक है, इरेगुलर वाला। और अब चलते हैं आगे। दो तीन वर्ड आप याद रखना, लेफ्ट, ठीक है, ये आप वर्ड आपके काम आएगा। मेट तो ऑब्वियसली आपको हर जगह यूज़ होगा, केम, ठीक है, थॉट, रैन, ये जो 5 है ना ये इंपॉर्टेंट स्टोरी से। तो ये स्टोरी से यही सिखाने की कोशिश है, भैया सारे पास्ट वाले ईडी से नहीं होते, कुछ इरेगुलर एक्शन वर्ड्स होते हैं जिनमें ईडी वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलता, ठीक है। ये नहीं कि मेट में मेटेड लगा दिया आपने, ठीक है, तो पास्ट हो गया। लीप में या कम में कमड लगा दिया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। केम होता है उसका, मीट का मेट होता है। तो कुछ में ईडी लगाने से काम नहीं चलता, कुछ का पास्ट थोड़ा सा हल्का सा इरेगुलर सा होता है, मतलब ईडी लगाने से काम थिंक्ड नहीं होता, ठीक है। आई थॉट, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक क्वेश्चन किया। अब हम आगे चलते हैं। तो हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। थोड़े बहुत प्रोजेक्ट वाले उसमें क्वेश्चन है, वो प्लीज़ आप लोग खुद ही बैठ के डिस्कस कर लीजिएगा। उसमें एज अ टीचर मैं नहीं बताऊंगा, वो आपके इनोवेशन और उस पर है। और क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन आ सकते थे जो सॉल्वेबल थे वो मैंने आपको सारे कराई दिए हैं। तो वंस अगेन आई थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरे को बहुत सपोर्ट मिलेगा। जब मैं सब्सक्राइबर काउंट देखूँ तो मुझे लगेगा मेरी जो मेहनत है वो काम आ रही है। और आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो जैसे आपको फ़ायदा हो रहा है, आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है, आपके फ्रेंड्स की भी इंग्लिश इंप्रूव होगी, वो भी आगे बढ़े। आप लोग साथ मिल के बैठ के भी दे सकते हैं। और कमेंट जरूर करिए कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में बच्चों, तो ज़रूर आप लाइक ज़रूर करिएगा, उससे बहुत मुझे हेल्प मिलती है। तो इसके साथ यूनिट 10 हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है।